हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ये क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024, यानी ये कक्षा 12 का मासिक परीक्षा जो 21 जून 2024 को ये विषय रसायन विज्ञान, यहाँ पर आप देखें विषय रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये विषय कोड यहाँ आप देख पा रहे होंगे, विषय कोड 118 है। और ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे ये बोर्ड परीक्षा में और साथ ही साथ यस टेट जो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम होता है, आप देखते हैं बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसमें उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पेपर में आपको 2 चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी जिसे आप कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें देखें आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और उसको आपको लिखना है। और ये इन्होंने कहा है कि नहीं 25 प्रश्न को उत्तर दीजिए, लेकिन हम लोग 30 के 30 प्रश्न हल करेंगे, ठीक। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ आपको इससे सीखने को ही मिलेगा। तो देखते हैं, देखिए पहले प्रश्न को जरा ध्यान से देखें। गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रवाहित होता है? व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। यहाँ इंटरनल सर्किट कहा है, ठीक। अगर एक्सटर्नल सर्किट पूछता गैल्वेनिक सेल के बाह्य सर्किट में क्या प्रवाहित होता है, तब तो आपका उत्तर इलेक्ट्रॉन हो जाता, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर ये इंटरनल सर्किट यानी कि आंतरिक सर्किट पूछा है। आंतरिक सर्किट के लिए आयन जिम्मेदार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं आयन जिम्मेदार होता है। इंटरनल सर्किट के लिए बात हो रही है, एक्सटर्नल के लिए तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो याद रखने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वह उपकरण जो स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। वह उपकरण जो स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए इसमें गैल्वेनिक सेल जो होता है और डेनियल सेल, ये दोनों स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान दें, ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, दोनों। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल दोनों होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम ये नहीं है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलता है, ठीक, उसका उल्टा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और एक बात इसमें जानना है कि जो डेनियल सेल होता है, ध्यान दें, ये जो डेनियल सेल आप देख रहे हैं, ये जितने भी जैसे डेनियल सेल क्या किससे किससे मिलकर बना होगा, आपको पता है जिंक का राड होगा और कापर का राड होगा, ठीक, इससे मिलकर बना होता है। तो ये डेनियल सेल जो होते हैं वो गैल्वेनिक सेल होते हैं, ये सही है। लेकिन कभी कह दे कि सभी गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल होंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, ये ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तीसरा, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, द इलेक्ट्रोलाइट इन ए ड्राई सेल इज। ड्राई सेल यानी शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है
कि इसमें तो आपका अमोनियम क्लोराइड देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें नहीं होता, तो अमोनियम क्लोराइड तो होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं। अमोनियम क्लोराइड और साथ साथ में इसके एक और पदार्थ होता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये भी बात जानते रहिए कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों होते हैं, बट ऑप्शन में यहाँ केवल अमोनियम क्लोराइड दिया है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये तीसरे का सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, उस सेल का नाम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल परिवार का सदस्य नहीं है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल परिवार में दी सेल दैट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फैमिली इज, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं है? वोल्टेइक सेल तो है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ ये भी है। फोटोवोल्टेइक ये नहीं है, यही सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि फोटोवोल्टेइक जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होता। ठीक, ईंधन सेल भी होता है, तो इसमें नहीं है, पूछा है सदस्य नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, फोटोवोल्टेइक। जबकि वोल्टेइक और इलेक्ट्रोलाइटिक और फ्यूल सेल ये तीनों हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फैमिली से रिलेटेड। ठीक, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निम्नलिखित नियमों में से किसका पालन करती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, तो इसमें से कौन से रूल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये निम्नलिखित यहाँ नियम दिए गए हैं उसमें से किसका पालन करती है? कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले में सेल पोटेंशियल एक व्यापक विशेषता है। सेल पोटेंशियल इज ए ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक, एकदम नहीं, ये तो बात नहीं है, ये गलत है। सेल पोटेंशियल एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र विशेषता है, स्वतंत्र विशेषता नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए गिब्स की मुक्त ऊर्जा अनिश्चित, अनिश्चित नहीं निश्चित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए गिब्स की मुक्त ऊर्जा गहन विशेषता है। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इंटेंसिव, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें इंटेंसिव करेक्टर देखने को मिलता है, यानी गहन विशेषता इसमें होती है। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, देखें इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, समझ नहीं पाएंगे इसको। छठे प्रश्न में देखिए, संदर्भ इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। संदर्भ, अब देखिए यही बात है, इंग्लिश पढ़िए, द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द रिफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, रिफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए आपको अच्छे से पता है कि ये कॉपर सल्फेट तो नहीं हो सकता, जिंक क्लोराइड भी नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, ये कैलोमल Hg2Cl2 ये कैलोमल वाला होता है, क्योंकि कभी अगर दिया रहे ऑप्शन में कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर दिया रहे या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया रहे, SHE जिसे कहते हैं, ठीक है, या कभी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड दिए रहे तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये कैलोमल इसे कहते हैं, Hg2Cl2 को कैलोमल पढ़ते हैं, तो याद रखे रहिए, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किससे संबंधित है? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू। अब फैराडे का जो नियम है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो इसको देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन के एटॉमिक नंबर से फैराडे का ये तो कोई इससे रिलेशन नहीं है, है ना। इक्विवेलेंट वेट से था, आप लोग पढ़े थे। एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन से भी नहीं होगा, स्पीड कैटायन ये भी नहीं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखिए ऑप्शन डी दिया है, वही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोप्लेट किए जाने वाला पदार्थ को क्या बनाया जाता है? जैसे ये 8वें नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा जैसे कैथोड एनोड होते हैं, ठीक, तो जैसे आप देखते हैं कि किसी एक पर इस तरीके से उसके ऊपर लपेट दिया जाता है या कोई परत चढ़ा दी जाती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, है ना।
तो इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया गया। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोप्लेट किया जाने वाला पदार्थ, जैसे इस पर हमने कर दिया इलेक्ट्रोप्लेट। अब ये कह रहा है इसको क्या बनाया जाता है, क्या इसको यहाँ ऑप्शन दिया है ना, देखिए, क्या इसको कैथोड बनाएंगे या एनोड बनाएंगे, या कैथोड या एनोड दोनों बना सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा हमेशा कैथोड बनाया जाता है। क्या बनाएंगे? कैथोड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऑप्शन आपको याद रखना है। हमेशा जिसका इलेक्ट्रोप्लेट प्लेट किया जाता है वो ऑलवेज कैथोड होता है। ठीक, इस बात को जानते रहिए, है ना। और देखिए जो रिडक्शन प्रोसेस होता है यहीं पर होता भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट उसी पर डिपॉजिट भी होता है, ये भी जानते रहिए। इसी कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट भी होता है और रिडक्शन प्रोसेस यहीं पर होगा। इस पूरे को हम लोग रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट इस पर डिपॉजिट होगा तो। और ये कैथोड पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जब NaBr सोडियम ब्रोमाइड के जलीय घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं? अच्छा, सोडियम ब्रोमाइड। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। अच्छा, जब कभी सोडियम ब्रोमाइड, तो देखिए वाटर से जब करवाएंगे तो NaOH बन जाएगा, और वाटर में H2 और OH2 होगा, और NaBr से Br2 मिलेगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ थोड़ा सा जानकारी इसमें ये आप जान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पर मुक्त होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानते रहिए, कैथोड पर। कहाँ? तो कैथोड पर ये मुक्त होता है। और अगर पूछा जाए कि ये बताइए ब्रोमीन जो है ये कहाँ पर मुक्त होगा, तो ये तो आपको याद रखना है कि भाई ये एनोड पर होगा। कहाँ मुक्त होगा? एनोड पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये NaOH जो है ये कहाँ पर रहेगा, तो ये आप जानते रहिए विलयन में। कहाँ? इन सॉल्यूशन विलयन में ये घुला रहेगा। कौन? NaOH। ठीक है, तो ये याद रखे रहना है। चलिए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न, किसी तरल में गैस की घुलनशीलता, डिसॉल्बिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अच्छा, कोई गैस है, आप उसको द्रव में घोल रहे हो। ठीक है, कोई गैस है, अब आप खुद ऐसे समझिए, जैसे आप एक बीकर ले लीजिए, इसमें द्रव है, जल ले लिए, और इसी में गैस घोलना है। क्या घोलना है? गैस। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड में जो सॉल्बिलिटी होगी वो कैसी होगी बताएं? क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग प्रेशर घटाएंगे, इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग मतलब ये घुलनशीलता बढ़ जाएगी दाब के घटने से। दाब घटाएंगे तो क्या बढ़ेगी? नहीं, ये तो गलत है। इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस घुलेगी नहीं और उसमें से गैस बन के निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक, अच्छा सी नंबर देख लेते हैं। बढ़ते तापमान के साथ घटता, हाँ, डिक्रीज विथ, देखिए डिक्रीज घटेगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटने लगेगा घुलनशीलता। एकदम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? जब कभी भी तापमान आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर जो होगी, व्हाट हैपेंस, देखिए इसको समझ लीजिए, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जब क्रिया की दर तो बढ़ती है जब कभी भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, बढ़ता है।
अच्छा, 12वां नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। नेम द यूनिट्स इन विच एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हमेशा पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी दिए गए तापमान पर नमक यानी विलेय और पानी जो है वो विलायक है, इसका संतृप्त घोल बनाया जाता है, तो क्या होगा। व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज मेड एट गिवन टेम्परेचर, देन क्या होगा जब कभी आप ऐसा करते हैं कि दिए गए तापमान पर नमक और पानी को घोलते हैं तो संतृप्त घोल बनाया जाता है, तो क्या होगा। घोल का आयतन विलायक के आयतन से बढ़ जाता है, नहीं, एकदम नहीं होगा। देखिए घट जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घोल का आयतन विलायक के आयतन से कम हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। ये घोल का आयतन विलायक के आयतन से थोड़ा सा, जब सोडियम क्लोराइड उसमें घोलते हैं तो कुछ घट जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी दिए गए तापमान पर समान ऑस्मोटिक दबाव वाले दो घोल कहलाते हैं। जब दो घोल का समान ऑस्मोटिक दाब होगा तो आइसोटॉनिक कह देते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न देखें। बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प। अब बिजली सबसे ज़्यादा किस में चलेगी, समुद्री जल में तो होगा ही, क्योंकि समुद्री जल में आपको पता है कि लगभग 3.5% साल्ट पाया जाता है, लगभग, जानते रहिए। अच्छा, और जो यहाँ आसुत जल है इसमें तो साल्ट है नहीं, pH 7 होता है, और ये पुअर कंडक्टर है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। गंगा जल में ये अच्छा संवाहक पूछा है, ध्यान देना। तो गंगा जल में तो अक्सर बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज, और वो उसमें बैक्टीरिया को ये क्या करता है, उसमें डेवलप नहीं होने देता, इसलिए गंगा जल देखते हैं शुद्ध बना रहता है, उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। और समुद्री जल ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, गंगा जल में कभी बहुत कम सैलिनिटी होती है, लगभग 0.01 से 0.08% तक इसमें साल्ट होता है, सैलिनिटी बहुत कम होती है, ध्यान दें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का तापमान, रेट ऑफ, देखिए यहाँ दिया किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक, ये क्या है, दर स्थिरांक। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि ये उसकी सीमा पर या कंसंट्रेशन पर, इन सब पे एकदम नहीं निर्भर करता। रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये याद रखना है। 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। तो डेल्टा एच, ये तो चेंज इन एंथैल्पी है, तो ये उत्प्रेरक से तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। डेल्टा एस एंट्रॉपी है, ये भी नहीं होगा। डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी आप कह सकते हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, यही सक्रियण ऊर्जा जब उत्प्रेरक यूज करते हैं तो यही घट जाता है, तो यही प्रभावित होगा, डी सही होगा इसका, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑलरेडी मैं आपको कहता नहीं, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी वीडियोज जो आप मिलेंगी, आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अभिक्रिया के एक चरण में भाग लेने वाले अभिकारकों
के अणुओं की संख्या इंगित करती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के अणुओं की संख्या जो होती है वो पार्टिसिपेटिंग भाग लेती है इन वन स्टेप जो होता है वो ऑलवेज मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की आणविकता पर यह डिपेंडेंट होता है। अभिक्रिया की आणविकता यानी द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फेज ये सब किसी पर नहीं, यहाँ फ्लाइट पर भी नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, जानते रहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया का क्रम हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल, होल नंबर, यानी कि ये कुछ भी इंटीजर, फ्रैक्शनल, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, आपको पता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर यही पूछता मॉलिकुलरिटी कितना हो सकता है तो ऑलवेज होल नंबर में रहेगा, ठीक, जीरो नहीं रह सकता, कभी फ्रैक्शनल नहीं रह सकता, ये बात जानते रहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दर समीकरण में जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो दर किसके बराबर होती है? इन द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट द रेट इज इक्वल टू, जब यूनिट में दे दे तब रेट जो होता है वो स्पेसिफिक रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेसिफिक रेट, उसे कहते हैं विशिष्ट दर स्थिरांक। इम्पॉर्टेंट। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये हमेशा मध्यवर्ती जटिल की ऊर्जा जो होती है, मध्यवर्ती जटिल की ऊर्जा और अभिकारक की औसत ऊर्जा में अंतर जो होता है वही होता है, ध्यान देना है, ये याद रखना है। जो सक्रियण ऊर्जा होती है वह हमेशा मध्यवर्ती जटिल ऊर्जा और अभिकारक की औसत ऊर्जा में अंतर होता है। तो ऑप्शन इसका डी देखिए, पढ़िए आप। अभिकारकों एवं उत्पादों की ऊर्जा में अंतर एकदम नहीं, अभिकारकों एवं उत्पादों की ऊर्जा का योग भी नहीं, अभिकारकों एवं उत्पादों की औसत ऊर्जा के साथ मध्यवर्ती जटिल ऊर्जा में अंतर ये भी नहीं, मध्यवर्ती जटिल ऊर्जा एवं अभिकारक की औसत ऊर्जा में अंतर, यानी डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। महत्वपूर्ण, समय t के विरुद्ध log a माइनस एक्स का ग्राफ एक सीधी रेखा है। अब देखिए इसमें यह इंगित करता है कि क्या अभिक्रिया शून्य कोट की होगी या प्रथम कोट की या द्वितीय कोट की। तो आप ग्राफ जान ही रहे हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से। और पहले तो ये स्थिरांक के बराबर आप जानते हैं 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक। तो आप मैं बोल दिया, आप जान लीजिए। और यहाँ पर ये लॉग जो है लॉग ए माइनस एक्स, यही नीचे लिख देते हैं ए माइनस एक्स इसके मध्य होता है। और ये आप जानते हैं टाइम टी, जब आप देखते हैं तो स्लोप कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। स्लोप जो होता है इसका माइनस के अपान 2.303 हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो ये स्ट्रेट लाइन में आता भी है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। बी ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, एक अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की दर में 4 गुना वृद्धि होता है। देखें 4 गुना वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? देखिए इसको जरा समझें। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, देखिए जब 2 गुना करेंगे सांद्रता तो 4 गुना हो रहा है। मान लीजिए कोई भी कंसंट्रेशन अभी आपके पास है, अगर कंसंट्रेशन है जैसे ये 2 गुना कह रहा है, तो ये कोई भी किसी भी पदार्थ का XYZ कुछ भी मान लीजिए अगर 2 गुना हो रहा है तो ये कह रहा है कि 4 गुना वृद्धि हो रही है।
तो इससे 4 गुना वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताइए, 2 ही तो होगा ना, तभी तो 2 का पावर 2 अगर आप कर रहे हैं तो तभी तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर जो लगा है, ये पूछ रहा है कि दी आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। ये आर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये पावर ही होता है, तो यही पावर का योग जो होता है वही होता है। तो यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 आपका हो जाएगा। ठीक, हम लोग 24 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। किसी तथ्य को नियंत्रित करने वाला नियम कि किसी विलयन घटक का आंशिक दाब उसके मूल अंश के सीधे आनुपातिक होता है, क्या कहलाता है। तो सीधे तो आपको पता है क्या होता है, ये तो आप ये पढ़े होंगे, पी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जाई कंपोनेंट, ये आपका राउल्ट लॉ में है, राउल्ट का नियम में है ये, है ना। डायरेक्टली जो उसके ये मूल अंश का रहा है ना, मूल अंश का डायरेक्टली जो आनुपातिक होता है, और ये आप इसको पढ़े ही हैं, पी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जाई इसको पढ़ते हैं, यही मूल अंश है, मूल अंश, मूल प्रभाव जिसे कहते हैं। तो ये राउल्ट का नियम, किसका है, राउल्ट का नियम। 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान है। दर, ध्यान दीजिए, द यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट आर सेम, ये दोनों किसके लिए सेम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप देखेंगे तो ऑलरेडी दोनों का ही समान होता है, आप निकाल कर चेक करिए। देखते हैं हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन। यदि तापमान बढ़ता है, तापमान जब बढ़े तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण ग्राफ में वक्र का शिखर कैसा होगा। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द पीक ऑफ द कर्व इन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। देखिए, जब कभी भी तापमान बढ़ता है बोल्ट्जमान में, तो आपको ग्राफ में हमेशा देखने को मिलता है कि आगे और नीचे की ओर, आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और ये डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो बढ़ेगा कुछ आगे की तरफ और डाउनवर्ड है, ऐसे इस तरीके से जब आप ग्राफ खींचते हैं देखते हैं, कुछ इस तरीके से आगे की तरफ और डाउनवर्ड ऐसे शिफ्ट होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 27 नंबर का प्रश्न, सही आर्हेनीय समीकरण क्या है। द करेक्ट आर्हेनीय इक्वेशन इज के इज इक्वल टू ए पावर ए अपॉन आर टी, के इज इक्वल टू ए ई, ये ई बाई टी, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, माइनस ई बाई आर टी होता है। ठीक है, माइनस ई बाई आर टी। 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक 50 डिग्री सेल्सियस पर 6 गुणे 10 की घात -3 प्रति सेकंड और 10 डिग्री सेल्सियस पर 9 गुणे 10 की घात -3 प्रति सेकंड है। तो अभिक्रियक सक्रियण की ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल है, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप जानते हैं, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन, देखिए ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करके आप log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए अपॉन 2.303, इस पर सही से चलता नहीं, बोल रहे हैं इसलिए, आर टी इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक, हाँ, अब आप देखिए K2 क्या है यहाँ, K2, तो K2 आपका ये हो जाएगा। K1 क्या है, K1 ये 6 गुणे, देखिए ये है, ये K1 है, ये क्या है K1, ये K1 है, और 6 गुणे 10 की घात -3 क्या है, ये K2 है, ये K2 हो जाएगा। ठीक, तो हाँ, देख लीजिए, पुनः देख लीजिए थोड़ा सा इसको,
देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन यही है। 50 डिग्री सेल्सियस पर ये इतना सब कुछ दिया। अभी हमने बताया कि फार्मूला आपका ये हो जाएगा log K2 अपान K1, ठीक है। और ये आप रखेंगे ई ए अपान 2.303 RT, ठीक, RT। इसके बाद ये बराबर आपने ये लिख दिया, गुणे कर दीजिए T2 माइनस T1 अपान T1 T2 ये गुणा हो जाएगा, इनटू है बीच में। तो सिंपल है। K2 क्या है देखिए, K2 है ये आपका ये जो ये बाद में लिखा गया है 6 गुणे 10 की घात -3, ठीक। 6 गुणे 10 की घात -3 नहीं, ये नहीं है K2 है ये 9 गुणे 10 की घात -3। चेक करेंगे आप पेपर में 9 गुणे, ये 9 गुणे बाद में दिया गया है, देखिए यहाँ। तो इंग्लिश वाला हमने देख लिया। ये पहला जो शुरू में लिखा गया है वो आपका K1 है। 50 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कम है तो ये आपका K1 हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो दिया गया है वो आपका K2 हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो K2, तो K2 का मान यहाँ रख लीजिएगा और K1 का मान यहाँ रख करके हल करिएगा। ये निकालना है। और ये R के स्थान पे आप क्या रखेंगे, R के स्थान पर आप ध्यान दीजिए, आप क्या रख लेंगे, R के स्थान पर आप 8.314 रख लीजिएगा, ठीक। और T2 आपका 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 जोड़ लीजिएगा उसमें, ठीक है। 273 जोड़ेंगे 373 हो जाएगा। और जो आपका 50 डिग्री सेल्सियस T1 दिया है, T1 आपको 50 है, 273 उसमें जोड़ेंगे 50 में तो वो 323 हो जाएगा। तो T2 में से T1 केल्विन में रख करके घटाइएगा और फिर केल्विन में यहाँ भी रखिएगा। पूरा सॉल्व करेंगे आप इसको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ गए होंगे इसको। 29 नंबर का प्रश्न, यदि 2 हाफ सेल से साल्ट ब्रिज हटा दिए जाए, अगर आप 2 हाफ सेल से साल्ट ब्रिज हटा दें तो वोल्टेज क्या होगा, ध्यान दें। इफ़ दी सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम दी 2 हाफ सेल, आप जानते हैं डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, ये गैल्वेनिक सेल, इन सब में यूज होता है। तो ड्रॉप्स टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आप उसको हटा देंगे साल्ट ब्रिज को तो जो उसका वोल्टेज होगा ना वो 0 हो जाएगा। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड क्षमता को प्रभावित नहीं करता। ऐसा क्या पदार्थ है जो देखिए इसमें दिया धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड क्षमता को, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड को ये डज नॉट अफेक्ट यानी उससे प्रभावित ना करे, तो वो क्या इसमें से हो सकता है। देखिए नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड ये तो करता है, ठीक है, नेचर कैसा है वो तो करेगा। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये भी करेगा। मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये भी करेगा। लेकिन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये नहीं करता, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सेक्शन बी में कुछ आपके 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न, इसको आप लोग देख लीजिए, हल कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम आसान है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर वो बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिया है। इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन को और आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हल कर लीजिएगा। अब ऐसे भी इस पर लिख के इसको बताने में दिक्कत होगी। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।